माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर, आपका बायोलॉजी एजुकेटर और करियर की चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। आज हम लोग सबसे ज़्यादा बिहार बोर्ड के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम होगा द्विनिषेचन, या इसे हम लोग दोहरा निषेचन या इंग्लिश में बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और बढ़िया ढंग से समझेंगे कि द्विनिषेचन क्या होता है। तो हम लोग स्टार्ट करें, चलिए। हेडिंग आपका रहेगा द्विनिषेचन, या इसी को बोला जाता है दोहरा निषेचन, या इंग्लिश में बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है मेरे भाई, इस पर चर्चा चलेगा। तो हम आपको पहले इसकी डायग्राम समझा रहे हैं कि डायग्राम क्या है, फिर उसको हम लोग आराम से मेंशन कर लेंगे। जो चीज़ समझ जाएंगे उसको मेंशन करना कोई भारी बात नहीं है। इजी तरीक़ों से आप क्या कर सकते हो, इसको बना के आप खुद से बना के लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करें, क्या करते हैं मेरे भाई। देखो, ध्यान दो मेरे भाई। आपने मुझसे एक चीज़ पढ़े थे, याद अगर आपको होगा तो। कल की क्लास में हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मेरे भाई? मैंने आपको पढ़ाया था कि जब परागकण और वर्तिकाग्र समान जाति के होता है तब परागण की क्रिया होती है। अगर जातीयता सेम नहीं हुआ मेरे भाई, तो परागण की क्रिया नहीं होगा। ये बात आप बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से जान रहे हो। और मैंने आपको बताया क्या था कि जब जाति सेम हो जाती है तो परागकण जो होता है वो पराग नलिका का निर्माण करता है। ये हो बात आप कल ही सीख पाए थे। बोलिए, पराग नलिका का निर्माण करता है। और इसी चीज़ को हम लोग बढ़िया ढंग से अभी समझा रहे हैं। ठीक है, आपने ये चीज़ सीखा था कि ये फूल के जो मैं इस तरीक़ा का बनाया, इसका नाम मेरे भाई क्या होता है? इसका नाम होता है वर्तिकाग्र। क्या नाम होता है मेरे भाई? इसका नाम होता है वर्तिकाग्र, जिसे हम लोग स्टिग्मा का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं मेरे भाई? स्टिग्मा का नाम देते हैं। और ये वाली जो संरचना है मेरे भाई, ये वाली जो संरचना है, इसका नाम होता है मेरे भाई, क्या नाम होता है? तो इसका नाम होता है वर्तिका, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, अब सोचने और समझने वाली मेरे भाई ये बात है कि यहाँ पे एक फूला हुआ संरचना आपको दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? फूला हुआ संरचना। और ये फूला हुआ संरचना को हम लोग बोलते हैं क्या? अंडाशय। और इंग्लिश में इसे बोलते हैं ओवरी। ठीक है मेरे भाई, आपको एक बात और पता है मेरे भाई, आप मुझसे बिल्कुल अच्छे ढंग से सीख चुके हो कि इस अंडाशय के अंदर होते हैं बीजांड।
जिसे हम लोग ओव्यूल का नाम देते हैं। क्या होता है? बीजांड होता है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। बीजांड कैसा होता है मेरे भाई? आप पढ़े थे ना हमसे, याद कुछ आ रहा है मेरे भाई? देखो मेरे भाई कैसे होते हैं। एक ऐसा संरचना आपको पढ़ाए थे, पढ़ाए थे। और इस संरचना में मेरे भाई यहाँ पर 3 कोशिकाओं का समूह होता है। बोल मेरे भाई, सही बात है। इन 3 कोशिकाओं में हम प्रत्येक कोशिका का नाम देते हैं, प्रत्येक कोशिका का नाम देते हैं मेरे भाई। क्या नाम देते हैं? तो इसे बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका। प्रतिमुखी क्या? कोशिका। और इस प्रतिमुखी कोशिका के नीचे होता है मेरे भाई द्विध्रुवीय केंद्रक। याद आ रहा है ना मेरे भाई? ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था ना। इसका नाम होता है मेरे भाई द्विध्रुवीय केंद्रक। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। इसके नीचे क्या होता है मेरे भाई? तो इसके नीचे मेरे भाई 3 कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है मेरे भाई। ये 3 कोशिकाओं में जो बड़ी वाली कोशिका है, इस कोशिका का नाम होता है मेरे भाई अंड कोशिका। क्या नाम होता है मेरे भाई? अंड कोशिका, एग सेल बोलते हैं। और ये जो 2 छोटी छोटी जो आपको कोशिका दिखाई दे रही है, इस कोशिका का नाम होता है सहायक कोशिका। सहायक कोशिका, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे सिनर्जिड। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड। अब ध्यान देने योग्य और भी बातें हैं मेरे भाई। देख मेरे भाई क्या क्या है कि इसके ऊपर मेरे भाई एक आवरण होता है ऐसे। देखो रे मेरे भाई, ऐसे संरचना होती है। बोलो, पीछे मैंने इतना चीज़ आपको पढ़ाया था ना। सुन मेरे भाई, बहुत कुछ मैं तेरे को अभी सिखा के जाऊंगा। इतना सिखा दूंगा मेरे भाई कि तू कहीं पर भी बैठेगा तो तुम्हें कोई दिक्कत ना होगा। देख मेरे भाई, यहाँ पर जो एक जगह खाली बचा हुआ है, इसे हम लोग बोलते हैं निभागीय शिरा। निभागीय शिरा का नाम देते हैं। ठीक है मेरे भाई। ये वाली जो संरचना है जो सबसे बाहर है मेरे भाई, इसका नाम होता है क्या मेरे भाई? बाहरी आध्या आवरण। और इसके अंदर जो है मेरे भाई संरचना, इसका नाम होता है मेरे भाई, इस वाला संरचना का नाम होता है आंतरिक अध्या आवरण। अध्या आवरण। ठीक है मेरे भाई, इतना बात क्लियर है। और इस जगह का नाम, ये जो खाली जगह आपको पड़ा हुआ है, इस खाली जगह का नाम था क्या मेरे भाई? बीजांड द्वार नाम था। सुनना ध्यान से, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ अभी। हम लोग सिस्टम का पूरा यूज करके मेरे भाई अभी हम आपको सिखा रहे हैं। अब गौर करना मेरे भाई। जैसे ही पराग कण यहाँ पर आया, ये देखो पराग कण है, इसका नाम मैंने क्या बताया अभी आपको? पराग कण। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका नाम है पराग कण। पराग कण आएगा, अगर इसकी जातीयता मेरे भाई
सेम हो जाएगा तो सुनना ध्यान से कि होगा क्या। अभी आपको क्या हम सिखाने वाले हैं, दोहरा निषेचन सिखाने वाले हैं, इसके बारे में सिखाने वाले हैं। तो आराम से सुनना, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, बढ़िया बढ़िया को पल्ला नहीं पड़ता है, तो इसको बढ़िया से सीखना है। ये परागकण की अगर जातीयता सेम हो गया, सेम जाति के परागकण आ गया, तो क्या होता है कि आपको पता है कि इस परागकण परागकण में क्या होता है मेरे भाई, इसमें होता है मेरे भाई जनन छिद्र। ये आपको हम कब पढ़ाए थे, जब हम परागकण की संरचना पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे, ठीक है। अब इस जनन छिद्र के माध्यम से परागकण जो है वो एक ट्यूब का निर्माण करता है। क्या करता है मेरे भाई, एक ट्यूब का निर्माण करता है। देख मेरे भाई, ऐसे एक ट्यूब बनाता है। इस तरीका का मेरे भाई ट्यूब बनता है, ठीक है मेरे भाई। और ये ट्यूब जो है इसके अंदर एंट्री करती है। कहाँ पे आती है, तो आती है अपना कहाँ पे मेरे भाई, अंड कोशिका के समीप बीजांड द्वार से प्रवेश कर जाती है मेरे भाई। इस ट्यूब का नाम क्या होगा, इस ट्यूब का नाम होगा पोलन ट्यूब। क्या नाम होगा मेरे भाई, पोलन ट्यूब, और हिंदी में बोलते हैं पराग नलिका। क्या नाम होगा मेरे भाई, पराग नलिका नाम होगा, ठीक है। थोड़ा कहानी मैं आपको एडवांस लेवल में लेकर चल रहा हूँ, कारण ये है कि जब आप मुझसे पढ़ रहे हो तो थोड़ा कहानी आपको एडवांस में चलना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में बहुत कुछ करना है आपको। ये पराग नलिका जो है, ठीक है, इसको बनाने में मदद करता है कौन, आप अच्छा से याद रखना, अगर याद रख सकते हो तो। इसको बनाने में मेरे भाई मदद कौन करता है, हेल्प कौन करता है, तो इसमें करता है मेरे भाई बोरॉन, ठीक है। और दूसरा करता है कैल्शियम। कौन करता है मेरे भाई, बोरॉन और कैल्शियम करता है इसको बनाने में मदद। इस बात को तुम अच्छे से याद रखना कि बोरॉन और कैल्शियम की वजह से क्या बनता है, पराग नलिका का निर्माण होता है। कौन करता है, तो अपना पराग कण जो है वो पराग नलिका का निर्माण करता है। क्लियर है। अब सुनना मेरे भाई, इस पराग नलिका के अंदर पराग कण के 2 युग्मक आएंगे। क्या आएंगे, 2 युग्मक आएंगे। किसके अंदर आएंगे मेरे भाई, तो इस पराग नलिका से होता हुआ इसके अंदर आने वाला है क्या, क्या आने वाला है, युग्मक। आराम से सुनना मेरे भाई। पराग कण का मान के चलते हैं हम लोग कि पराग कण का एक युग्मक ये है, ये वाला, और दूसरा युग्मक मैं दूसरे कलर से बना देता हूं मेरे भाई। एक युग्मक अपना ये है और दूसरा युग्मक मेरे भाई ये वाला है। देख मेरे भाई, और ये दोनों जब मान लेते हैं कि इसी को फर्स्ट मान लो, कोई दिक्कत नहीं, जब आगे है तो ये है अपना फर्स्ट युग्मक। किसका फर्स्ट युग्मक मेरे भाई, ये है पराग कण का। ये है मेरे भाई सेकेंड युग्मक, ठीक है मेरे भाई। तो पराग कण का पहला युग्मक इस रास्ते से होता हुआ आ रहा है, ऐसे देख मेरे भाई, इस रास्ते से होता हुआ ऐसे होता हुआ, और इसके अंदर एंट्री मारता है। किसके अंदर, अंड कोशिका के अंदर एंट्री कर जाती है। कौन, पराग कण का पहला युग्मक। वापस सुन मेरे भाई, पराग कण का पहला युग्मक, पराग कण का पहला युग्मक
अंड कोशिका में प्रवेश करता है। क्या करता है? अंड कोशिका में प्रवेश करता है। मैं यहां लिख रहा हूं मेरे भाई, देखिए इधर, परागकण का पहला युग्मक किस में एंट्री कर रहा है मेरे भाई? तो वो एंट्री कर रहा है किस में मेरे भाई? वो कर रहा है पहला युग्मक अंड कोशिका में। मैंने प्लस लगा के लिख दिया है एग सेल। क्या लिख दिया है? एग सेल। वापस सुने मेरे भाई, परागकण का पहला युग्मक अंड कोशिका में, मैं लिख देता हूं तुम्हें हिंदी में कि इसको अंड कोशिका बोलते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग का इंग्लिश कितना अच्छा है। ठीक है, तो अंड कोशिका में एंट्री कर जाता है परागकण का कौन? पहला युग्मक। जब परागकण का पहला युग्मक जब अंड कोशिका में एंट्री करता है तो इसको हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं, इसको बोलते हैं मेरे भाई संयुग्मन। क्या बोलते हैं? संयुग्मन। संयुग्मन। ठीक है, और संयुग्मन को इंग्लिश में बोलते हैं सीनगैमी। तो आपने क्या सीखा? दोहरा निषेचन में आपने अभी तक केवल और केवल एक चीज सीखे हैं कि परागकण का पहला युग्मक एंट्री मारता है किसके अंदर? तो वो एंट्री मारता है मेरे भाई अंड कोशिका के अंदर, जिसे हम लोग नाम देते हैं क्या? सीनगैमी या संयुग्मन। युग्मन होता है मेरे भाई, युग्मक लिखा गया है यहाँ पे, थोड़ा कहानी सही कर देते हैं आपके लिए। संयुग्मन, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सीनगैमी। अब दूसरा वर्ड सुनो कि ये जो परागकण का दूसरा युग्मक, यहां पे ध्यान दो, ये वाला मेरे भाई, हम लोग सिस्टम का बहुत अच्छे से यूज करके आपको सिखा रहे हैं मेरे भाई। देख इधर मेरे भाई कि परागकण का ये वाला जो है यही ना दूसरा युग्मक है मेरे भाई। तो ये अब एंट्री करेगा, ये चल गया इसके अंदर, अंड कोशिका के अंदर। कौन चल गया? फर्स्ट युग्मक। फर्स्ट युग्मक चल गया, बचा एकरा पीछे कौन है? सेकेंड युग्मक है। तो सेकेंड युग्मक जब आएगा मेरे भाई, तो ध्यान दे इधर, सेकेंड युग्मक आएगा तो ये एंट्री कर जाता है किसके अंदर मेरे भाई? वो एंट्री कर जाता है द्विध्रुवीय केंद्रक के अंदर। परागकण का दूसरा युग्मक एंट्री कर जाता है द्विध्रुवीय केंद्रक के अंदर। और जब द्विध्रुवीय केंद्रक के अंदर एंट्री करता है तब इसे हम क्या बोलेंगे? अभी मैं बता रहा हूं, आराम से सुनो। परागकण का दूसरा युग्मक किससे जाके मिल रहा है मेरे भाई? द्विध्रुवीय केंद्रक से मिल रहा है। और जब ये द्विध्रुवीय केंद्रक से मिलती है तब हम इस क्रिया को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं मेरे भाई त्रिसंलयन। क्या बोलते हैं? त्रिसंलयन। इंग्लिश में बोलते हैं मेरे भाई ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन। तो तुमसे परिभाषा पूछा जाएगा कि दोहरा निषेचन क्या है, तो दोहरा निषेचन क्या है इसके बारे में आप क्या लिखोगे? अगर केवल परिभाषा पूछा जाए तो बोलेंगे कि सीनगैमी और त्रिसंलयन जब एक आवर्त बीजी पादप के अंदर होती है तब इस घटना को नाम देते हैं दोहरा निषेचन। यानी यहां पर भी मेरे भाई एक निषेचन हुआ। देख इधर,
जब दो कोशिका के केंद्रक मिल जाता है तो उसे ही हम लोग निषेचन बोलते हैं। और जरा बता मुझे कि पराग कण का दूसरा युग्मक द्विध्रुवीय कोशिका के केंद्रक से जाके मिल गया है तो क्या यहाँ पर निषेचन न हो गया? यहाँ पर भी तो निषेचन हो गया ना रे मेरे भाई। तो यहाँ पर भी निषेचन हो गया। तो निषेचन की क्रिया कै बार हुआ मेरे भाई? तो निषेचन की क्रिया 2 बार हुआ, इसीलिए नाम होता है दोहरा निषेचन। क्या नाम होता है? दोहरा निषेचन। और मैं एक ही स्लाइड में कोशिश करता हूँ कि तुम और कुछ भी मुझसे सीख लो। अगर आपसे पूछा जाए कि जब संयुग्मन होता है, क्या होता है मेरे भाई? संयुग्मन होता है। क्या होता है? संयुग्मन यानी कि सीनगैमी। तो सीनगैमी यानी एक तरीका का निषेचन हो गया मेरे भाई। तो इस निषेचन से क्या बनता है? तो इस निषेचन से निर्माण होता है मेरे भाई। किसका निर्माण होता है? तो वो होता है भ्रूण का। भ्रूण बना देता है। क्या बनाता है? भ्रूण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एम्ब्रॉय। आज ये वाला जो निषेचन हुआ, इस निषेचन से क्या बनेगा मेरे भाई? तो इस निषेचन से बनेगा, क्या बनेगा? इससे बनेगा भ्रूण पोष। क्या बनेगा? भ्रूण पोष बनेगा। क्या बनेगा? भ्रूण पोष। इंग्लिश में भी बोल दूं तुम्हें? तो इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। इसे एंडोस्पर्म का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एंडोस्पर्म का नाम देते हैं। क्लियर हुई बातें? क्लियर हुई बातें? अब तुम थोड़ा कानी कॉमन सेंस लगाओ और मुझे बताओ कि भ्रूण पोष के अंदर कितने केंद्रक बनेगा। तो देख मेरे भाई, यहां पे ध्यान दे तुम। ये जो तुम्हारा द्विध्रुवीय केंद्रक है ना, एकरा के जाके मुलाकात किसका हुआ? तो इससे जाके मुलाकात हुआ किसका? सेकेंड युग्मक का। बोल मेरे भाई। और इसी से बन रहा है क्या? भ्रूण पोष। भ्रूण पोष बन रहा है। तो जो भ्रूण पोष बन रहा है, इस भ्रूण पोष के अंदर कै गो केंद्रक शामिल है? जरा तुम सोचो। तो सर इसमें तुम्हें पता है कि इसमें 2 केंद्रक है। कितने केंद्रक है मेरे भाई? 2 केंद्रक है। पराग कण का दूसरा युग्मक में भी 1 गो क्या है? केंद्रक है। यानी यहां से टोटल हमें केंद्रक कै गो आया? तो टोटल जो है केंद्रक मेरे भाई, वो टोटल केंद्रक आया यहाँ से कै गो? 3 गो। कितना आया? 3 गो। और जब हम अभी तुम्हें क्या बताएं कि पराग कण का पहला युग्मक अंड कोशिका के जाके भी मिलती है। दोहरा निषेचन में 2 बार निषेचन ना, तो एक निषेचन में कै केंद्रक भाग लिया अभी समझने के लिए? 3 गो। और इसमें कै गो लेगा मेरे भाई? तो इसका भी 1 गो केंद्रक होगा और इसका भी 1 गो केंद्रक होगा। तो तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ के टोटल केंद्रक कै गो आया? 2 गो। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दोहरा निषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं? बताओ कै गो केंद्रक? दोहरा निषेचन में इसको भी काउंट करेंगे और इसको भी काउंट करेंगे। कै गो केंद्रक? 5 केंद्रक। तो मैं इस बात को लिख दूं कि दोहरा निषेचन में 5 केंद्रक भाग लेते हैं। ये क्वेश्चन कितना बार नीट के एग्जामिनेशन में आ चुका है? किसमें? नीट के एग्जामिनेशन में। कि दोहरा निषेचन में कितने केंद्रक भाग ले रहे हैं? तो दोहरा निषेचन में कितने केंद्रक भाग ले रहे हैं मेरे भाई? तो 5 केंद्रक भाग ले रहे हैं। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि दोहरा निषेचन में कितने कोशिका भाग ले रहे हैं?
बताओ दोहरा निषेचन में कितने कोशिका? तो कोशिका गिनोगे मेरे भाई तो कोशिका पूरेगा 4 गो। क्यों पूरेगा 4 गो? देख मेरे भाई, इसका एक कोशिका और एकरा दुई ध्रुवीय केंद्रक है। इसका मतलब है कि एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक है। एक कोशिका के अंदर कितने केंद्रक? 2 केंद्रक। इसका मतलब कोशिका यहाँ के एक्के गो ना, तो एगो कोशिका यहाँ, एक कोशिका यहाँ। कै कोशिका? 2 कोशिका। इधर आ मेरे भाई, इसका एगो कोशिका फिर इसका एगो कोशिका। कै गो कोशिका? तो टोटल उधर 2 और इधर 2, कितने कोशिका? 4 कोशिका। कितने कोशिका मेरे भाई? 4 कोशिका। तो अगर कोशिका पूछा जाएगा तुमसे कि कोशिका कितने भाग ले रहे हैं, तो कोशिका की संख्या होगा 4 गो और केंद्रक की संख्या पूछा जाए तो कितना होगा? 5 गो होगा। बताओ यहाँ तक की कोई दिक्कत, कोई झोलझाल? बताओ इतना समझने में। और ये कब जो मैंने आपको पढ़ाया ये अपना बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपना बिहार बोर्ड के लिए। अब सुनो ध्यान से, तुमसे पूछेगा क्या? तुमसे पूछे जाएगा कि दोहरा निषेचन का सचित्र वर्णन करें। तो सचित्र वर्णन करने का मतलब है कि आपको चित्र बनाना है और उस जो चित्र आप बनाओगे उस चित्र के अंतर्गत क्या कौन कौन सी या क्या क्या घटना घटी उस घटना के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। क्योंकि क्वेश्चन आएंगे कितने नंबर के? 5 नंबर के आएंगे, 5 मार्क्स के आएंगे मेरे भाई। तो इस बात को आप याद रखोगे। और मैं तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ और बात बता देता हूं मेरे भाई। देखो मेरे भाई कि दोहरा निषेचन की जो खोज है, दोहरा निषेचन की खोज, क्या मैं बोल रहा हूं मेरे भाई? दोहरा निषेचन की खोज करता कौन है? तो क्या जवाब दोगे? दोहरा निषेचन की खोजकर्ता जो है वो 2 साइंटिस्ट है मेरे भाई। नाम याद रखना क्योंकि परीक्षा में पूछा हुआ है। एक का नाम है मेरे भाई नवास्चिन और दूसरा का नाम है ग्रिग्नार्ड। कब किया था मेरे भाई? ये दोनों जो द्वि निषेचन है इसकी खोज कब हुआ था? आप याद रखना 1898 यानी 1898 में किया था। इतना बात याद रहेगा कि ना रहेगा से मुझे ज़रा बता दो। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अपने परीक्षा के लिए मेरे भाई इम्पोर्टेंट है कि दोहरा निषेचन के खोजकर्ता कौन हैं। तो कौन है? नवास्चिन एवं कौन है मेरे भाई? ग्रिग्नार्ड है। कब किया था मेरे भाई? 1898 ईस्वी में किया था। बताओ मेरे भाई इतना तक में कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें और भी चीज़ बता रहा हूँ कि वैसा कोई भी निषेचन जिसके अंतर्गत पराग नलिका बनना जरूरी होता है, पराग नलिका शामिल होता है, उसे हम लोग देते हैं, वैसे निषेचन का नाम होता है स्फेनोगैमी। क्या नाम होता है? स्फेनोगैमी। ये अपने एनसीईआरटी में है क्या? नहीं है मेरे भाई। मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर का कब दिमाग करने घूम जाएगा उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। तो अभी इस बात को ध्यान में रखना है। मैं इस बात को लिख देता हूँ मेरे भाई, आप भी अपना कॉपी में लिख लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसा निषेचन जिसमें पराग नलिका का बनना शामिल होता है, उस निषेचन को
स्फीनोगैमी कहा जाता है। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है मेरे भाई। देखिए इधर मेरे भाई, इधर ध्यान दे कि ये जो पराग नलिका कोई वैसा कोई भी निषेचन जिसमें पराग नलिका बनेगा उस निषेचन का नाम होगा मेरे भाई क्या? स्फीनोगैमी होगा। क्या होगा? स्फीनोगैमी होगा। अब तुम्हें दिमाग लगाना है थोड़ा, यानी कॉमन सेंस का यूज करोगे तो तुम मुझसे एक सवाल कर सकते हो। वो सवाल क्या कर सकते हो जरा सोचो। वो कि आपने देखा क्या कि ये जो पराग नलिका जो आई है वो बीजांड द्वार से एंट्री कर रही है। किससे कर रही है? बीजांड द्वार, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोपायल। किससे एंट्री कर रहा है मेरे भाई? माइक्रोपायल से कर रहा है। अगर माइक्रोपायल से एंट्री किया, पराग नलिका जो है वो क्या निभागीय शिरा से एंट्री कर सकता है? क्या वो बीजांड जो है इसके आवरण, जिसे हम लोग आंतरिक आवरण और बाहरी आवरण का नाम देते हैं, ठीक है। और बाहरी आवरण आंतरिक आवरण में क्या है? अध्या आवरण है। क्या है? अध्या आवरण है। क्या इससे वो एंट्री कर सकता है क्या? तो हाँ मेरे भाई कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर 90% से ज़्यादा पादपों में जो अपना पराग कण है वो किस रास्ते से आते हैं? तो वो आते हैं बीजांड द्वार से। तो जब हम बीजांड द्वार से जब पराग नलिका प्रवेश करती है तब हम उसे क्या बोलते हैं? अगर वही पराग नलिका जब निभागीय शिरा से प्रवेश करेगा तब उसे हम क्या कहते हैं? और जब वो अध्या आवरण से एंट्री करती है तब उसका नाम क्या होता है? इस बात को मैं आपको लिख देता हूं, ठीक है। देख मेरे भाई, जब पराग नलिका बीजांड द्वार से भ्रूण कोश में प्रवेश करती है तब उसे अंडद्वारीय प्रवेश, और इंग्लिश में बोलते हैं मेरे भाई पोरोगैमी कहा जाता है। इस बात को आप याद रखोगे बढ़िया ढंग से, ठीक है मेरे भाई। इसका उदाहरण मैं आपको सामने रख रहा हूं, उसका उदाहरण है लिली, ठीक है। चलो मेरे भाई आगे कुछ और भी हाल देख लेते हैं हम लोग कि जब पराग नलिका निभागीय शिरा से प्रवेश करती है तब इसे चैलेंजोगैमी कहा जाता है, ठीक है मेरे भाई। क्या कहा जाता है? चैलेंजोगैमी कहा जाता है। जब क्या मेरे भाई? पराग नलिका अध्यावरण से प्रवेश करता है तब
तब इसे मीसोगैमी कहा जाता है। इतना बात आपको याद रखना है। एक दो बात आप अच्छे से याद रखना। क्या याद रखना है? क्योंकि हम इस पर थोड़ा खानी एक आधो क्वेश्चन देंगे आपको बनाने के लिए। क्वेश्चन में आएगा तो आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन का समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ है। मेरे भाई आपसे अगर कोई पूछे कि युग्मक जो होता है वो नेचर में कैसा होता है, तो नेचर में होता है अगुणित। इस बात को आप अच्छे से याद रखोगे, चाहे वो युग्मक कुछ भी हो, अगुणित होता है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एगो एन से। ठीक है। अगर मैं पूछूंगा कि बताओ युग्मनज कैसा होता है मेरे भाई, युग्मनज को बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। तो जाइगोट जो होता है मेरे भाई ये होता है द्विगुणित डिप्लॉइड, ये है हेप्लॉइड। युग्मक को क्या बोलते हैं? गैमेट बोलते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि बताओ तुम भ्रूण कैसा होता है, तो ये भी नेचर में होता है द्विगुणित। अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि बताओ भ्रूण कोश कैसा होता है, तो भ्रूण कोश भी भाई मेरे होता है द्विगुणित। अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम बताओ कि भ्रूण पोष क्या गुणित होता है, तो भ्रूण पोष मेरे भाई 3 गुणित होता है। क्या गुणित होता है? 3 गुणित होता है। क्यों होता है 3 गुणित? जरा इसके पीछे का तुम कहानी थोड़ा खानी 1 मिनट देख लो कि देख मेरे भाई, इधर के पराग नलिका आया, परागकण का पहला युग्मक इसमें एंट्री किया और दूसरा युग्मक जो है तुम्हें अभी हम जस्ट बताए हैं कि इसमें एंट्री करेगा। किस में करेगा? इसका दूसरा युग्मक इसमें एंट्री करेगा। तो मुझे बताओ इसका 2 गो केंद्रक यहाँ का और जो एंट्री कर रहा है जाके वो करे गो केंद्रक। कै गो केंद्रक? 3 गो केंद्रक। इसीलिए भ्रूण पोष नेचर में कै गुणित होता है? 3 गुणित होता है। याद रहेगा। पूछा जाएगा क्वेश्चन ऐसे कि एक भ्रूण पोष के भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या अगर कितना मैं दे दूं? 33 दे दूं कि भ्रूण पोष में कै गो भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या कितना है? 33 है। तो बताइए कि इसके युग्मक में कितने बने होंगे? तो युग्मक में मेरे भाई इसमें कुछ ना करना है, थोड़ा कैसे भाग लगाना है? 3 से। क्यों लगाना है? क्योंकि 3n के बराबर दिया हुआ है 33 गो। तो एगो n के बराबर कै गो आएगा रे मेरे भाई? तो एगो n के बराबर आएगा तुम्हारा कै गो? 11 गो। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलता है। बताओ, याद रखना है कि द्वि निषेचन की खोज किसने किया, कब किया, और पराग नलिका का निर्माण होता है तो क्या होता है। इतना बात अगर आपको याद रहेगा तो तुम अच्छे स्कोर कर सकते हो परीक्षा में। तुम्हारे लिए बहुत मेहनत से हम और हमारी पूरी टीम पढ़ाने में लगे हुए हैं और अच्छे से पढ़ने के लिए क्या होता है? अच्छा वक्त देना होता है। मैं तुम्हें एक छोटी सी एक मोटिवेशनल शायरी सुनाता हूँ। वो मोटिवेशनल शायरी क्या है जरा ध्यान से सुनना कि हथेली पर रखकर तू अपना नसीब क्यों मुकद्दर को ढूंढता है। हथेली पर रखकर तू अपना नसीब क्यों मुकद्दर को ढूंढता है। जरा सीख उस समुंदर से जाकर तुम कुछ जो टकराने के लिए पत्थर को ढूंढता है। किसको ढूंढता है मेरे भाई? पत्थर को ढूंढता है। इसी बात पे हम लोग क्लास को कर रहे हैं मेरे भाई। स्टॉप। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे।